गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में डिफाइनिंग क्लास को डिफाइन किया गया कि डिफाइनिंग क्लास क्या होता है, चाहे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास कहिए या डिफाइनिंग क्लास कहिए। एक एग्जांपल दिया गया था, पहले ही मैं बताया था कि संभव नहीं है कि एक वीडियो में इस टॉपिक को ख़त्म किया जाए। ठीक, अगर हम शार्ट तरीका अपनाते हैं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। आज की वीडियो में सिर्फ एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। तो जो लास्ट एग्जांपल था हम उसी को लेते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, है ना। तो लास्ट वीडियो का एग्जांपल एक ही एग्जांपल ही था, क्या था भाई, दिस, और नीचे से this is the man. Who helped me? ये था। अब चले तो क्रम से वीडियो आप देखिए, तभी पढ़ने का मजा आएगा। अब वहाँ पर मैंने बता दिया था कि यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका डीसी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या बताया था, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। क्या बताया था, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास लिखिए या डिफाइनिंग क्लास लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये है आप। और यही प्रोडक्टिव क्लास होता है। ठीक, सब कुछ क्लियर हो गया। अब चलो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, इस क्या नाउन के बदले में प्रयुक्त है। अतः यह नाउन क्या है, मैं एंटीसीडेंट की डिफिनीशन एंटीसीडेंट पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। एंटीसीडेंट तो पूरा है, अगर उसका शाब्दिक अर्थ लेंगे तो पूर्ववर्ती कहा जाता है। एंटीसीडेंट का अर्थ क्या होता है, पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती में तो माइंड भी है, दो भी है, इस भी है, दिस भी, तो सबको आप एंटीसीडेंट मानेंगे नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व में प्रयुक्त होने वाला वह शब्द जिसके बारे में वो क्या कुछ कहे, या तो उसे डिफाइन करे या सूचना दे, यानी जिसके बारे में अगली क्लास में, किस क्लास में, यानी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में कुछ बात होती है, कोई चर्चा होती है, ठीक ना। तो जिस शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक, वही होगा क्या, एंटीसीडेंट। अब खास बात यहाँ पर क्या है, एंटीसीडेंट का जो प्रयोग होता है जस्ट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इस बात का ध्यान दीजिए। तो इस पार्टी में क्या होता है, ये देखिए एंटीसीडेंट हमारा क्या हो गया, एंटीसीडेंट। तो जस्ट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इस तरह से आप दो को तो नहीं मान सकते हैं। दूसरी बात, पहचानने का क्या तरीका है, जस्ट बिफोर तो है, ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है, एंटीसीडेंट थोड़ा दूर हट जाता है, जब आप लगा करके हम उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, यानी मैन ऑफ कर दे, मैन ऑफ कर दे, दिस इज द मैन ऑफ आवर सोसाइटी। ध्यान दीजिएगा, इसी सेंटेंस को मैं, ठीक ना, अगर दूसरी सेंस में लिख दें, किस सेंस में, दिस इज द मैन, अरे भाई ये भाई जो है झटपट पड़ जाता है, हाँ, दिस इज द मैन ऑफ आवर सोसाइटी। अब ये देखिए मैंने इसको बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ऐसे वाक्य जब आएंगे इस पार्टी में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, चाहे इम्प्रूवमेंट,
तो यहाँ पर सेम चीज हमने बढ़ा दिया। अब से तो खास बात ये है एग्जाम्पल, आज तो केवल एग्जाम्पल से ही एग्जाम्पल चलेगा है, 6 मिनट की वीडियो, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए एंटीसीडेंट आपका दूर हो गया। यहाँ पर क्या था, जस्ट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ हो गया, हो गया। अब सोसाइटी तो एंटीसीडेंट है, बताइए हु का प्रयोग सोसाइटी के लिए तो हुआ नहीं, क्योंकि हु का प्रयोग आप किसके लिए करते हो, सिर्फ पर्सन के लिए करते हो। और वह पर्सन कहाँ बैठा है, आप लग करके इतना पोर्शन जो है आपका एक्स्ट्रा आ गया। बोलिए बोलिए आया कि नहीं, हाँ एक्स्ट्रा आ गया, इतना चीज एक्स्ट्रा आ गई। तो एंटीसीडेंट तो हमारा यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। ये नाउन है और एंटीसीडेंट कब आएगा, किसका है, ये एंटीसीडेंट हो गया, किसका हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं एग्जाम में और यहाँ पर स्टूडेंट फंस जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो नियम तो जस्ट बिफोर का है, राइटर्स लिख दिए, किताब वालों ने लिख दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है, एंटीसीडेंट के तुरंत बाद। बना तो तुम दिए, लिख तो दिए, लेकिन यहाँ तो फेल हो जा रहा है। तो सही डिफिनेशन एंटीसीडेंट का हमारी वीडियो देख लीजिएगा, क्या मैं दिया हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होने वाला वह शब्द जिसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन या तो उसे डिफाइन करता हो या सूचना उसके बारे में देता हो, वही तो है एंटीसीडेंट ठेठ भाषा में। देखिए डिफाइन कर रहा है या किसको कर रहा है, सबसे पहली बात जिसके बदले में प्रयुक्त होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके बदले में प्रयुक्त होता है। डिफाइन करना, इंफॉर्मेशन देना, ये तो बाद की बात है। आप ढूंढो प्रोनाउन के डिफिनीशन से, ढूंढो कि आखिर इस प्रोनाउन का प्रयोग किस नाउन के बदले में हुआ। तो इस प्रोनाउन हु का प्रयोग सोसाइटी के लिए नहीं ले सकता, क्योंकि हु इज ऑलवेज का है, हु इज ऑलवेज यूज फॉर ओनली पर्सन। जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया है रिलेटिव प्रोनाउन का, जो लिस्ट दिया है उसमें जाओ, क्रम से पढ़ते हुए आओ। तो जब हु का प्रयोग केवल हम ह्यूमन के लिए कर सकते हैं, पर्सन में किसके लिए, ह्यूमन के लिए, सोसाइटी के लिए नहीं हो सकता है। सोसाइटी का है, नॉन लिविंग थिंग में आएगा ये। तो ये एंटीसीडेंट कैसे हो सकता है, तो फिर कैसे इस पार्टी में गलती करते हो, सवाल ये उठता है, कैसे गलती करते हो, कंसेप्ट रखो। तो यहाँ पर ये एंटीसीडेंट हुआ। अब चलिए, तो क्लास तो वही है और सेंटेंस तो वही मिलेगा आपको। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिफाइनिंग है भैया, कामा नहीं लगा। इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, क्या जी, रिलेटिव क्लास स्ट्रक्चर, डिफाइनिंग क्लास का और नॉन डिफाइनिंग का, ठीक, तो उसको भी आप पढ़ लीजिए, क्रम से पढ़ते हुए आइए, ठीक। अब ये हुआ एंटीसीडेंट, ओके। हु की केस नॉमिनेटिव है, हु क्या है यहाँ पर, हु का प्रयोग नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में होता है। यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव। अब इसको पहचानने का क्या तरीका है, देखिए वह सीधे वह आ गया यहाँ पर, बोलिए ये हो गया वह, बोलिए, और ये हो गया सीधे यहाँ वह ट्रांसिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। तो जब हु के तुरंत बाद किसी वर्ब का प्रयोग होगा तो उसकी केस तो नॉमिनेटिव होगी, लेकिन हु के बाद अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आएगा तो उसकी केस नॉमिनेटिव नहीं होगी, तब क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव। यहीं से आपको पकड़ना है, पहचानना है। तो इंप्रूवमेंट में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। अब इस ऐसा तो स्पॉटिंग इंप्रूवमेंट दोनों में आता है। देखिए मैं कंसेप्ट देता हूँ, क्वेश्चन आंसर नहीं। क्वेश्चन आंसर का काम मैं प्रैक्टिस बेस में करूँगा, चाहे सिस्टम से करूँ और चाहे बोर्ड से करूँ। ध्यान कंसेप्ट लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पर एंटीसीडेंट आ गया, हु की केस क्या है यहाँ पर, और ये सेम सेंटेंस में हमने क्या किया,
क्या लिखा किया, वही आदमी है जो मेरी मदद किया। और दिस इज द मैन ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक ना। एक्सप्लेन कर रहा हूँ नहीं मैं, बोलो इस मैन को वो लगा करके, यानी डिफाइन कर रहा हूँ किसके लिए, लिसनर के लिए, श्रोता के लिए। श्रोता के लिए मैं क्या किया, डिफाइन किया। तो ये बड़ा डिफाइनिंग क्लास। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्लास यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक। और डिफाइनिंग क्लास आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। अब स्टार्ट में लिखा करेंगे, ठीक ना। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, इसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लास। तो ये हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर की बात करिए तो जो रिलेटिव क्लास का स्ट्रक्चर पर जो वीडियो बनाया हम, उसमें अगर आप सर्च करेंगे तो ये मिलेगा स्ट्रक्चर फर्स्ट मिलेगा। तो जब ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट होगा, ठीक। सीख लीजिए स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर फर्स्ट ये भी है, बोलिए है कि नहीं है, ये भी स्ट्रक्चर फर्स्ट है। उस वीडियो से आइए। अब हम आगे एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में क्या एक्सरसाइज है, समझ लीजिए। इस तरह से ये प्रैक्टिस ही है आपके लिए। तो सेम सेंटेंस में अगर इस क्या है, सेम सेंटेंस को अगर चेंज करते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं, तो स्ट्रक्चर सेकेंड में जा सकता है। जैसे देखिए, द मैन, ठीक ना, दी मैन, यानी हु हेल्प मी, ठीक। वह आदमी, टी मैन, प्रोसेशन क्या होगा, टी मैन। मैंने आर्टिकल का, जो आर्टिकल पर मैं वीडियो बनाया है ना, उसको खोलिए और देखिए, बहुत गजब की है वीडियोस है, चैप्टर है, क्लोज हो गया है। आर्टिकल का चैप्टर क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, ठीक ना। कुल 78 वीडियोस अपलोड हुई है आर्टिकल के चैप्टर में। तो उसको बढ़िया से आप पढ़ जाइए, कब द बोलना है, कब दी बोलना है, कब आर्टिकल लगाना है, कब नहीं लगाना है, तो आर्टिकल का मिस्टेक नहीं होगा। अब चलिए, द मैन हु हेल्प मी, ठीक ना, लिव्स इन आवर सोसाइटी। ये देख, थोड़ा सा चेंजिंग हमने कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन की विशेषता है कि वो अपना एंटीसीडेंट खोजता है, ठीक। क्या करता है, एंटीसीडेंट खोजता है। अगर इस सेंटेंस का एनालिसिस किया जाए, तो एक सेंटेंस मिलेगा आपका, क्या मिलेगा, पहला देखिए, द मैन लिव्स इन आवर क्या जी सोसाइटी, एक सेंटेंस ये मिलेगा। और दूसरा मिलेगा आपका हु हेल्प, ठीक ना, ये मिला। अब बताइए वास्तविकता क्या है, हम तो हूबहू सेंटेंस को यहाँ से कट किया और पेस्ट किया, लिख दिया नकल करके। वास्तविकता ये है कि यहाँ हु नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग भी बता दे रहा हूँ, नाउन के बदले में कैसे हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ हु नहीं लगेगा, क्या लगना चाहिए, अब यहाँ लगेगा दी मैन, क्या लगेगा, दी मैन, द मैन लगेगा। यहाँ का प्रोसेसन द मैन हो जाएगा।
यहाँ भी द कहा जाएगा, जब इसमें जाएगा तब दी हो जाएगा, ठीक ना। द मैन हेल्प्ड, ये हुआ जब एनालिसिस करेंगे। जब एनालिसिस कर लिए तो हु से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, अगर हु से सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए, डिफाइनिंग क्लास बनेगा नहीं, क्योंकि हु तो किसी के बदले में यूज़ किए थे, किसके, नाउन के। तो एनालिसिस कर दिया तो क्या मिला इस सेंटेंस में, ये देखिए, ये पोर्शन आपका सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो दोनों क्या है, सिंपल सेंटेंस है। क्या है, सिंपल सेंटेंस है। बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस की क्या विशेषता है, कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है। अभी क्लास पर मैं वीडियो नहीं बनाया, तो कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। और कम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या होता है, कम से कम दो सब्जेक्ट्स तो रहेंगे ही, ठीक ना। दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिकेट्स का होना जरूरी है। दो प्रेडिकेट्स अवश्य लगेंगे, ठीक ना, कंपाउंड हो चाहे कम्प्लेक्स हो। अब चलिए, यहाँ पर हमने कर दिया अलग अलग। अब जब हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं तो एक बड़े सेंटेंस की रचना होती है, और वह या तो कम्प्लेक्स होता है या तो कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो यहाँ से तो हम आए तो एनालिसिस हुआ, और ये अब एनालिसिस में हम दो सेंटेंस पाए, ठीक। लेकिन ऊपर यहाँ क्या हो गया, देखिए, ये हो गया एनालिसिस, ठीक है। और इधर से जब हम चलते हैं तो ये क्या हो गया, सिंथेसिस। क्या कहा, सिंथेसिस, यानी कॉम्बिनेशन हो गया। इधर से आए तो तोड़ दिए, इधर उल्टा गए तो जोड़ दिए, ठीक है। इतनी तो आप इंटरमीडिएट में पढ़े हो, ठीक। अब चलो, जोड़ते समय दो सेंटेंस है हमारे पास। एक है कि द मैन लिव्स इन आवर सोसाइटी, दूसरा है कि द मैन क्या जी, हेल्प मी, ठीक ना। अब हम दोनों को जोड़ते हैं, तो जब हम दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो कौन वाक्य पहले लिख सकते हैं और कौन बाद में, ध्यान देना पड़ेगा। द मैन हेल्प, द मैन लिव्स इन आवर सोसाइटी और द मैन हेल्प मी। अगर इसे हम प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे इसको, इसका मतलब कि हम पहले से इसको जानते हैं, स्वतंत्र हैं, तब ये डिफाइनिंग क्लास हो जाएगा। द मैन हेल्प मी, ठीक ना, सेंटेंस नहीं बन पाएगा। अब देखो, द मैन लिव्स इन आवर सोसाइटी, रहता है, मदद किया, ये क्या होगा, इस मैन का क्या होगा, डिफिनीशन हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगी। तो अब इसको हम फिट करेंगे, तो दो बार तो मैन लिखेंगे नहीं, ठीक ना, दो बार नहीं लिखेंगे। अब सवाल ये है, इस मैन, ये जो पहला मैन है, पहले हम लिख दिए, देखो लिख दिया पहला मैन, हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया ना। अब इसके लिए हम ये जब दूसरा सेंटेंस लिखने जा रहे हैं तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का, क्योंकि नाउन दो बार नहीं लिखोगे। एक ही नाउन का उपयोग किसी भी सेंटेंस में दो बार नहीं किया जाता है। दोबारा जब लिखना है तो आप उसके बदले में प्रोनाउन लोगे। क्या लोगे, प्रोनाउन। अब सवाल है कि वो प्रोनाउन कौन होना चाहिए, प्रोनाउन कौन होना चाहिए। तो चूंकि हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो जब दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो दो वाक्यों को जोड़ने वाला, ठीक ना, अर्थात दो क्लास को जोड़ने वाला, भाई वाक्य जुड़ता है तो क्लास बनता है। ये दोनों सिंपल सेंटेंस जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, तब सेंटेंस सिंपल नहीं कहे जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, क्लास कहे जाएंगे। और पूरा सेंटेंस क्या है, एक सेंटेंस कहा जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने वाला हमको प्रोनाउन चाहिए। तो जोड़ने वाला प्रोनाउन क्या होता है, बोलिए। जोड़ने वाला प्रोनाउन होता है रिलेटिव। क्या होता है, रिलेटिव। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके स्थान पर
हमें क्या चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। तो इसके स्थान पर ये आदमी है और ये पर्सन है और उसमें भी क्या है, ह्यूमन है। इस क्रिया का क्या है बोलिए, सब्जेक्ट है। इस क्रिया का सब्जेक्ट है। तो जब इस क्रिया का सब्जेक्ट है, ह्यूमन है, तो उसके लिए हमने क्या लिस्ट में बताया, हु बताया। यानी नॉमिनेटिव केस में हमको चाहिए, हु का प्रयोग करेंगे। अब ये क्या करेगा, हु अपना एंटीसीडेंट खोजेगा, एंटीसीडेंट खोजेगा। तो इस वाक्य में इसके द्वारा अब रिलेटिव प्रोनाउन से जो भी क्लास शुरू होगा वह अपने एंटीसीडेंट की व्याख्या करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग तो एंटीसीडेंट के बदले में हो गया, यानी इस द मैन के स्थान पर हम दोबारा द मैन नहीं लिखेंगे बल्कि हु लिखेंगे। यानी इस द मैन के स्थान पर हम हु का प्रयोग कर दिए, ठीक करने वाले हैं, देखिए किए हुए हैं। इसका मतलब हु से बनने वाला जो क्लास होगा उस मैन की क्या करेगा, व्याख्या करेगा। व्याख्या का तरीका या तो डिफाइन करे या तो क्वालिफाई करे। तो यहाँ पर डिफाइन करेगा, और डिफाइन करता है यानी कुछ बताएगा, या तो सूचना, तो सूचना देने पर तो नॉन डिफाइन ही बन जाएगा, है, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। तो अब हु क्या होगा, हु अपना एंटीसीडेंट खोल देगा, ठीक। इस तरह से ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला दो पार्ट में टूट जाता है, क्योंकि यहाँ से जो क्लास बनेगा, अब हु हेल्प मी, अब यहाँ अगर लिख दोगे, इधर लिख दोगे, ठीक है ना, तो मन क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है। तो सेंटेंस करेक्शन में आता है, ठीक। तो एग्जाम, बहुत से एग्जाम में सेंटेंस करेक्शन आता है। अब इसको सीधा सीधा जोड़ दोगे, द मैन लिव्स इन आवर सोसाइटी हु। अब इसको देख लो, स्टार्टिंग में भी आ सकता है ऐसे वर्ड, इम्प्रूवमेंट में भी आ सकता है ऐसे वर्ड। अगर इसको हम कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, यानी इस वाक्य को और इस वाक्य को सीधा सीधा कंबाइंड कर देते हैं, हाँ जी, सीधा सीधा द मैन, ठीक है ना, लिव्स इन आवर सोसाइटी, ठीक है ना, हु क्या है, हेल्प मी। अब देखिए इसका एंटीसीडेंट जैसा कि मैं अभी भी बताया था, और सोसाइटी लगा करके ऊपर बिठा दिया हो सेंटेंस, तो वहाँ पर इन सोसाइटी के बाद हु आया था और मैन जस्ट बिफोर आया था, आप लगा करके, तो सेंटेंस सही था। लेकिन इस बार तो आपने लिखा है, लिप्स भी लिख दिया और मैन इतना दूर हो गया। अब एंटीसीडेंट इसका कहाँ चला है, यहाँ आ गया। इसका एंटीसीडेंट कहाँ चला है, बोलिए, इसका एंटीसीडेंट यहाँ आ गया। तो इस तरह से सेंटेंस जब बनते हैं स्टार्टिंग में दिया जाता है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। क्या रहता है भैया, रॉन्ग। इसका आपको ध्यान देना है। तो अब क्या करेगा, यह अपना क्या खोजेगा, एंटीसीडेंट। जब एंटीसीडेंट खोजेगा तो ऊपर वाले सेंटेंस को दो पार्ट में तोड़ देगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में तोड़ देगा। तो चलिए तोड़ दिया, ठीक सेंटेंस। अब इसकी तुलना कहाँ से करोगे, जो स्ट्रक्चर मैंने दिया हूँ, तो पहली इसके पूरी जो वीडियो बनाया हूँ है क्या, रिलेटिव क्लास स्ट्रक्चर, उससे आप मिला लेना। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, बैठ गया कि नहीं, देखो। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, ये हो गया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। क्या हो गया, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। क्या हो गया, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बैठ गया कि नहीं, अपना एंटीसीडेंट खोजा। इस तरह से यह प्रिंसिपल क्लास का क्या हो गया, बोलिए, ठीक ना। आप चाहो तो ऐसे उल्टा लिख दो, क्या, सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लास, सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लास लिख दिया। तो ये क्या हुआ आपका, बोलिए, ये प्रेडिकेट ऑफ पीसी हो गया। यानी ये प्रेडिकेट क्लास ऑफ लगा के, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, भाषा समझो, टर्म समझो, तो टर्मोलॉजी समझ जाओगे तो मेरे चैनल पर कंप्लीट कोर्स पा जाओगे, ठीक ना।
का सब्जेक्ट ऑफ पीसी, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट ऑफ पीसी। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये क्या आ गया, डिवाइनिंग क्लास। तो इस तरह से आपको क्या मिला, बोलिए, स्ट्रक्चर सेकेंड मिल गया। सेम सेंटेंस में थोड़ा सा हम क्या किए, चेंज कर दिए और उसको भेज दिए कहाँ, स्ट्रक्चर सेकेंड। अब कामा तो कहीं लगाना ही नहीं है, कामा तो नहीं लगाना भैया। तो ये सब चीज है, ठीक है। तो आगे चलिए, अब हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है। तो हु की नॉमिनेटिव केस दोनों स्ट्रक्चर में हमने दे दिया, ठीक है। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। अभी हम हु पर एक एग्जाम्पल देंगे, इसमें कई वीडियो बनाएंगे, इतना जान लीजिए, क्योंकि ये वीडियो में लंबी हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो हु को आज हम क्लियर कर देते हैं, फिर क्या करेंगे, हुम लेंगे, फिर क्या करेंगे, हुज लेंगे, फिर विच लेंगे, व्हाट विच बनाएंगे। तो इस तरह से एकदम क्लियर कर देंगे, है नेटिव प्रोनाउन, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब हु पर और खास बात, एंटीसीडेंट चेंज करते हैं, क्या करते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है ना। अब देखो सेंटेंस बढ़िया से समझ लेना, पहले हु की नॉमिनेटिव केस समझ लो, फिर ऑब्जेक्टिव केस हम इसका समझा देंगे हुम के साथ। ऊपर वीडियो बनाएंगे, वहाँ क्लियर कर देंगे कि कहाँ हुम के स्थान पर हु लगता है। जीवन में कभी गलती नहीं होगी, क्या, चाहे स्पॉटिंग की चाहे इंप्रूवमेंट के, ना क्लियर, ठीक। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखो हम कहते हैं दिस इज दी बॉय, ठीक, और हु स्टोल माई पेन, ठीक है। अब देखिए, किसी बच्चे का कोई लड़का क्या किया, कलम चुरा के लेकर चला गया। अब जाते समय उस बच्चे ने देखा था, उस लड़के को देखा था, अब संजोग से सामने आ गया, ठीक ना, क्या गया, सामने आ गया वो लड़का। तो बच्चा कह रहा है पापा, क्या कर रहा है, पापा यह वही लड़का है जो मेरी कलम चुराया। क्या कर रहा है, पापा दिखा रहा है। क्या कहानी सुने आप, कोई लड़का है किसी बच्चे का कलम चुरा कर लेकर चला गया, लेकिन चुराते समय वो बच्चा देख लिया था। क्या किया था, देख लिया था, और जैसे वो दोबारा आया उसके घर के आसपास इर्द गिर्द, बच्चे ने देखा और पहचान गया, ठीक ना। पहले से नहीं वो देखा था, पहले से वो नहीं, ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है वो, पहले से उसको जानता ही नहीं है। लेकिन जब दोबारा देखिए, जब पहले से जानता तो ऑलरेडी डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑलरेडी डिफाइंड हो जाएगा, तो कामा लग जाएगा, तब क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अब चलिए, तो जैसे ही वो लड़का सामने आता है, बच्चा क्या कहता है, पापा पापा यही कहाँ है, यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराया। अंग्रेजी में क्या बोलता है, पापा दिस इज दी बॉय। आर्टिकल में जाना पड़ेगा भैया, आर्टिकल में आपको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दो, द नहीं दी। अब क्या हो जाएगा, ये दी क्या हुआ, इस पर स्ट्रेस पैदा किया, नाउन पर क्या किया, स्ट्रेस पैदा किया। क्या किया, स्ट्रेस पैदा किया, बल दिया, जोर दिया, ठीक है।
ये डबल एस है, स्ट्रेस, TRESS। ठीक, अब इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन ठीक नॉमिनेटिव केस में यूज कर देते हैं। ठीक, अब इसको लिखने का तरीका देखो, इसको लिखने का तरीका क्या लिखोगे, अब उल्टा टर्म थोड़ा सा देखो, नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे पढ़ो, नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका केस है उसको ब्रैकेट में डाल दो, नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है। अब यहाँ से आपका ये क्या बन गया, बोलिए, डिफाइनिंग, ऐसे लिख दो और सही रहेगा, रिलेटिव क्लास, अब सही है, ठीक ना, समझना तुमको है। ठीक है, भाषा किसी की बात की प्रवृत्ति नहीं, जैसे तुम्हें शॉर्टकट लिखना है, समझना है, समझ अपने लिए, ठीक ना, हो गया। और ये जो पोर्शन है आपका क्या है, बोलिए, प्रिंसिपल क्लास हुआ है, तो डिफाइनिंग क्लास है तो क्या बना। अब स्ट्रक्चर की बात मैं नहीं करूँगा, फर्स्ट है कि सेकंड है, आप ढूंढो कि फर्स्ट है कि सेकंड है। अब दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्या दे, अब इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि यह वही लड़का है, या क्या जी, वही, ध्यान देना, या वही लड़का है जो मेरी कलम चुराया है। हो गया। अब चलिए, तो ये वही की मीनिंग कहाँ से आ रही है, देख रहे हैं ना, ये देखिए, दी से, दी ने जो बॉय पर स्ट्रेस पैदा किया है, उसी दी का अर्थ वही आ रहा है। आर्टिकल की वीडियो खोलिए और क्या जी पढ़ जाइए। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, क्या जी, It is the boy, ठीक, फिर हम आगे लिख देते हैं who stole my pen। तो बताइए क्या सेम मीनिंग निकलेगी, सेम ट्रांसलेशन होगा, या वही लड़का है जो मेरी कलम चुराया, नहीं भाई, या की ये या कि इंग्लिश क्या है, बोलिए, अरे ये दिस से आया, ये दिस है भैया, इसमें समझ लेना, थोड़ा दूर हो गया, नहीं समझे, ये सही है। ये या की हिंदी कहाँ से आई, दिस से, देख रहे हो। अब चलो, हमने दिस को गायब कर दिया, तो दिस के स्थान पर क्या लगा दिया, इट। ऐसा क्यों होता है, अब मीनिंग इसकी गायब, जबकि ईट की मीनिंग भी यह होती है। अब पढ़ते हो, जानते भी हो, लेकिन यहाँ नहीं निकलेगी, यहाँ नहीं लिखेगी। अब क्या होगा, देखो, यहाँ पर ये हो गया मीनिंगलेस, क्या हो जाएगा, ये मीनिंगलेस, स्पेशल स्ट्रक्चर है ये, ठीक, गजब का खूब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काम बोलते सुन लीजिए। तो इट मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस से करने के लिए तो दिस की जगह इट लगाया गया, ठीक है ना। अब जब ये मीनिंगलेस हो जाएगा तो क्या अर्थ बचेगा, यहाँ वही लड़का है, वही लड़का। अब यहाँ जो है वही नहीं होगा, यहाँ द तो आएगा, द का दी, द का प्रोसेशन दी, यहाँ पर स्ट्रेस तो दे रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस तो दे रहा है ऊपर की बात, लेकिन मीनिंग चेंज। यहाँ पर दी का मीनिंग क्या आई, देखिए वही आएगी। अब यहाँ पर दी की मीनिंग ही आएगी, क्या आएगी, ही। यहाँ पर क्या आया, वही, यहाँ पर क्या आया, वही, ठीक। एक वीडियो मैंने बनाया था आर्टिकल में, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस आर्टिकल, मीनिंगफुल और एंड मीनिंगलेस आर्टिकल, उस वीडियो को खोलिए, ठीक ना, पढ़ लीजिए। अब चलिए,
तो अब क्या होगा भैया, तो अर्थ बदल गया। अब क्या हुआ, लड़का ही तो है, क्या हो जाएगा, लड़का ही तो है जो मेरी, हाँ जी, जो मेरी कलम चुराया। अब देखिए स्टोरी पर फिर आते हैं। बच्चे के सामने वो लड़का आ गया था, तो कहा पापा यह वही लड़का है जो मेरी कलम चुराया। अब यहाँ देखिए बच्चे के सामने लड़का आया नहीं है। बच्चा कह रहा है पापा मेरी कलम को चुरा लिया। तो कौन चुराया, तो क्या कर रहा है, बिना देखे, सामने नहीं है कि यही लड़का, लेकिन उस समय भी वो देखा था कि चुराने वाला लड़का है। चुरा करके जब वो जा रहा था लड़का, तो बच्चे ने देख लिया था कि कोई लड़का कमरे में घुसा है और निकल रहा है। जैसे गया टेबल पर, देख रहा है कि मेरी कलम गायब है। अब दोबारा जब वो आता है सामने, तो बोलता है कि दिस इज द बॉय लगा रहा है, और वो नहीं आता है तो क्या बोलता है, ईट लगा रहा है। कह रहा पापा मेरी कलम कोई चुरा लिया। पापा ने कहा कौन, कह रहा कि कोई लड़का है, ही तो कहेगा, यानी लड़का ही तो है। क्या कहेगा, लड़का ही, सामने नहीं है। तो व्यक्ति अगर सामने आ गया तो दिस का प्रयोग करोगे, क्योंकि दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जबकि इट क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन या इम्पर्सनल प्रोनाउन। दो रूप में इसका प्रयोग होता है। जब इट पर्सनल प्रोनाउन होता है तो मीनिंगफुल होता है, उसका अर्थ होता है या, किसी थिंग के लिए यूज होता है, थिंग के लिए। अब यहाँ पर तो भैया ये बॉय है, कोई थिंग है कहाँ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। दिस का प्रयोग तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आप किसी के लिए कर सकते हो, वो पर्सन्स हो, पर्सन्स में ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स, ठीक है ना, प्लेस हो, थिंग हो, कहीं भी कर सकते हो। लेकिन ईट का प्रयोग दो रूप में होगा, या तो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, या तो इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। तो पर्सनल प्रोनाउन है तो किसी थिंग के लिए होगा, किसके लिए, थिंग के लिए होगा, क्योंकि क्या है, नॉन लिविंग थिंग, क्या है, नॉन लिविंग, उसके लिए ईट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर तो बॉय भैया ना, बोलो ह्यूमन है ना, पर्सन, तो इसके लिए ईट का प्रयोग थोड़े करोगे कि इट इज बॉय, इट इज अ बॉय, इट इज दिस बॉय। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब मीनिंगलेस हो गया, यानी स्पेशल केस है, स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से यहाँ तक पीसी जो है स्पेशल स्ट्रक्चर बन गया है, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईट क्या है, हमेशा मीनिंगलेस होगा। अब इसकी मीनिंग नहीं, तो मीनिंग क्या हो जाएगी, लड़का ही तो है जो मेरी कलम चुराया। इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से एक ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं। अब देखिए यहाँ आर्टिकल द का प्रोसेशन हम दी ले रहे हैं, फिर ही आ रहा है, फिर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, डिफाइनिंग क्लास का प्रयोग हो रहा है। तो ऊपर वाला सेंटेंस एक देख लीजिए, फिर ये सेंटेंस देख लीजिए, और तीसरा सेंटेंस एक और दे दूंगा, उसके बाद हूँ का चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्लास तो हो ही रहा, क्लास में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। और यहाँ से यहाँ तक बोलिए क्या है आपका, प्रिंसिपल क्लास है कि नहीं। अब अगला चेंजिंग देखिए क्या होने वाला है। इन दोनों वाक्यों में आप द बॉय लगा रहे हो, यानी दी बॉय, प्रोसेशन ले रहे हो दी बॉय, एक में दिस से, एक में इट से। अब हम तीसरा सेंटेंस जो देने जा रहे हैं उसमें देखिए क्या होता है। बॉय क्या है भैया, लड़का आता है चुराने वाला, कलम चुराने वाला बच्चे के सामने।
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कहे कि यह वही लड़का है, प्रोनाउन लगा करके भी तो बोल सकता है। बोलिए क्या कह सकता है? जब वो कहेगा कि यह वही लड़का है, सामने आ गया, तब तो दी बॉय लगा रहा और दिस से वाक्य शुरू हुआ। लेकिन जब प्रोनाउन लगाएगा तो वाक्य दिस से, ये नहीं, ये थोड़ा बोलेगा यह वही है, सीधा कहेगा वही है जो चुरा करके ले गया, ये होगा। हिंदी भाषा से आइए, वही है जो मेरा कलम चुरा कर ले गया या चुराया। क्या करेगा? केवल वही बोलेगा, या नहीं लगाएगा। तो ऐसे वाक्य के लिए फिर से हम इट पर आएंगे, वो इट इज ही कर देंगे। क्या कर देंगे? ही, यानी वो वाई नहीं कर रहा। यानी दो तरीके, या तो कहे कि यह वही लड़का है जो मेरी कलम चुराया, या तो कहे कि यह वही नहीं कहेगा। क्या कहेगा? भाई दूसरा तरीका यह है, कहे लड़का ही तो है, तो देख सामने आए नहीं। इस केस में सामने आएगा, इस केस में सामने नहीं रहेगा, इस केस में फिर सामने आएगा। तो यहाँ पर जब वो सामने आ रहा है तो दो तरीके हैं। एक बार दिस लगा करके, दिस लगाएगा तो नाउन लगाएगा, और अगर नाउन नहीं लगाना चाहता है तो मीनिंगलेस इट लगाएगा। क्या लगाएगा? मीनिंगलेस इट लगाएगा। लगा दिया तो मीनिंगलेस इट लगाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो क्या कर रहा है? प्रोनाउन का प्रयोग कर रहा है। अब क्या हुआ? फिर वही बात, हु स्टोल माई पेन। ये देखिए फोकस क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा था और क्या बता रहा हूँ उस पर आइए, ठीक है ना। तो एंटीसीडेंट की बात कर रहा था। यहाँ का एंटीसीडेंट बोलिए, नाउन है। हाँ, एंटीसीडेंट क्या है? नाउन है। किसका? हु का। और यहाँ का भी एंटीसीडेंट क्या है आपका? बोलिए, नाउन है। हाँ, एंटीसीडेंट 60 में लिख देता हूँ। और यहाँ का एंटीसीडेंट आपका क्या है? एंटीसीडेंट क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। तो मैंने शुरू में बता दिया था कि मोस्टली नाउन का ही प्रयोग होता है, परंतु प्रोनाउन का भी प्रयोग हो सकता है। क्या चर्चा किया था? क्या आपने सुना है? आप पढ़ते आ रहे हो कि नहीं? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यही पढ़ते आए हो। प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। तो यहाँ पर तो डिफिनीशन ही गलत हो गई। यहाँ पर हु का प्रयोग किसके लिए हुआ? बोलो, इस हु का प्रयोग किसके लिए हुआ? ही के लिए हुआ। अभी प्रोनाउन के बदले में प्रोनाउन, तो पूरी डिफिनीशन गलत, पूरा ग्रामर गलत। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैंने सिद्ध कर दिया। प्रोनाउन के बदले में, इसके बदले में हु का प्रयोग ही के लिए हो रहा। क्या अर्थ हो जाएगा? वही तो है। क्या अर्थ होगा भैया? वही तो है, ठीक ना? वही, ठीक ना? अब वही का मतलब मैं बता दे रहा हूं, वही क्यों हो रहा है। वह धन ही, वह धन ही विशेष स्ट्रक्चर है। वह किसकी अंग्रेजी है? बोलिए, ही की है कि नहीं? हाँ, अरे हिंदी, मतलब वह की अंग्रेजी क्या है? ही है। तो वह ही, इसके साथ ही लगेगा, तो वह धन ही प्लस ही, तो वही हो गया। वही तो है, वही तो है, ठीक, जो मेरी क्या कलम चुराया। ठीक है। अब चलिए, समझ गए होंगे। एंटीसीडेंट पर फोकस था जो मैंने बताया। मैं क्या बताया था? एंटीसीडेंट की वीडियो में देख लीजिएगा कि नाउन आवलिक प्रोनाउन, तो नाउन का भी प्रयोग होता है, प्रोनाउन का भी प्रयोग। ठीक, मोस्टली किसका होता है? नाउन का होता है। इस तरह से हु वाला जो है, हु तो समाप्त हो गया।
फॉर्मेटिव केस में, दोनों ही स्ट्रक्चर में होता है। अब वो हम दोबारा बताएंगे आपको नॉन डिफाइनिंग। क्या बताएंगे? नॉन डिफाइनिंग क्लास। तो हमारा अपना तरीका अलग है पढ़ाने का भैया। 1 by 1 0 हो तो टाइम दो, दो में से एक, या तो टाइम लगाओ या तो मनी लगाओ। मनी लगाओगे कहाँ आओगे? ऑनलाइन आ जाओ हैं। 7-8 महीने में क्या है, पूरा कोर्स फिनिश। लेकिन यूट्यूब पर तो टाइम लगेगा ना। अब यूट्यूब में तो इतनी वीडियोस बन जाएगी कि पढ़ना भी चाहो तो भी 6 महीना साल भर में ही तैयार कर पाओगे। संभव नहीं है कि 2 महीना में यूट्यूब पर तुम पढ़ करके निकालो, क्योंकि हमारी जो वीडियो भाई लंबी लंबी है, बड़ी बड़ी है, पूरा कंप्लीट कोर्स 3 मिनट का झुनझुना नहीं न जी। तो हम क्या करते हैं, आज का क्लास ओवर करते हैं, ठीक है ना। अगली वीडियो तक के लिए क्या, थैंक यू, इंतज़ार करिए।